नमस्कार बच्चों। अब हम इससे आगे की व्याख्या देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पढ़ा रही थी हरिवंश राय बच्चन और उनका आत्म परिचय नाम की कविता करा रही थी आपको मैं। तो जब मैं वो पढ़ा रही हूँ तो आपको पता है उसमें हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो किससे प्रभावित हैं। वो जो हैं बच्चों, सन 1907 में तो उनका जन्म हुआ और उनकी जो मृत्यु हुई 2003 में हुई। और ये गीत है, ये एक गीत, इसको गाया जा सकता है, ठीक है ना। आत्म परिचय जो ये एक गीत है, इसको गाया जा सकता है। अब जो है हरिवंश राय बच्चन जो है वो हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। उसका हालावाद का आप बोलोगे कि मैडम अर्थ क्या है। जो हालावाद एक ऐसा वाद है जिसमें प्रेम रूपी शराब की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें प्रेम को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। प्रेम तत्व को बहुत महत्व दिया जाता है, अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि हमें लड़ाई और झगड़े में अपना पूरा जीवन नहीं बिताना है, हमें लोभ लालच नहीं करना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, ठीक है ना। पूरी दुनिया किस लिए किस चीज के पीछे लगी हुई है, ये कवि हमें इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है। कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहता है कि दुनिया जो है झूठे रिश्तों के पीछे भाग रहा है ना, धन खजाने के पीछे, पैसे के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, वैभव को, इसको ठोकर मारता है कवि। इसको ये उसके प्रेम के आगे, है ना, ये कवि के प्रेम के आगे ये तुच्छ चीजें हैं। इसको कवि महत्व नहीं देता है, ठीक है। अब जब महत्व नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप बच्चों आपको समझिए इससे हमें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा यह मिलती है कि हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे, है ना, अपना जीवन जो है लड़ाई झगड़े और दूसरे को धोखा देने में इसमें नहीं बिताना है। हमें ये जीवन दिया ईश्वर ने, तो हमें प्रेम और प्यार के साथ लड़ाई झगड़े से किसी से चिढ़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, ठीक है। जो दुनिया के आम लोग हैं जो इसी के पीछे तो भाग रहे हैं, वो हमें इसके पीछे नहीं भागना है। ये हमें सिखाता है ये पाठ, ठीक है बच्चों, ये पाठ हमको सिखाता है। अब इसमें एक शब्द आया, उत्तर छायावाद भी आया है इसमें। तो उत्तर छायावाद का जो युग है 1918 से 1936 तक का माना जाता है। और ये जो समय है, इसके उस समय के जो 1936 के बाद के कवि ये जो हैं हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, है ना। उसमें प्रमुख कवि हैं। ये अपने जीवन में उमर खयाम नाम के जीवन दर्शन से प्रभावित रहे, जो कि फारसी के कवि थे। आप उमर खयाम एक फारसी के गणितज्ञ भी रहे। वो उन्होंने गणित का भी, वो फारसी के कुछ राइटर थे। फारसी में उनकी जो है शैली से वो उमर खयाम जी से प्रभावित रहे। उमर खयाम जी कौन थे आप पूछेंगे। उमर खयाम जी जो थे वो फारसी में, ईरान में उनका जन्म हुआ था और 22 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अपना नाम कर लिया था, बहुत बड़ा नाम कर लिया था छोटी सी उम्र में, है ना। और उनकी जो अभी हाल ही में गूगल ने उनकी जयंती भी मनाई है, 971वीं जयंती भी मनाई है गूगल ने। और उनका जन्म ईरान के निशापुर में हुआ था, है। और जलाली नाम का कैलेंडर भी उन्होंने इन्वेंशन किया है। तो ये इनकी रुबाइयां भी हैं, है ना, वो इसके साथ लिखते भी थे, ठीक है। तो इसके साथ उनका नाम जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत, जिस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व को निखारा। देखिए रुबाइयाँ, जैसे कि इसमें जो होता है, एक छंद अलग होता है, एक प्रकार का छंद होता है जिसमें पहली 3 पंक्तियां एक जैसी होती हैं और चौथी पंक्तियां भिन्न होती हैं। तो 1935 में जब कवि ने उसको मंच पे मधुशाला अपनी कविता का गायन किया तो उसको जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इनकी रचनाओं में इश्क, मोहब्बत, रोमानियत तथा दर्द से भरी बातें, रोमांटिक बातों को रखा गया है। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। इनकी रचनाओं में प्रेम तत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी जो आत्मकथा है वो पद्यात्मक है ना, है। प्रवासी की डायरी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इनको 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आगे देखिए बच्चों, आगे ये हालांकि नहीं आएगा, इतना बताना चाहती हूँ
कि मैं इसको संक्षेप में आपको बता दिया है कि मतलब वो किन किन से प्रभावित थे और अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। हाँ, इनकी जो कविता है ये हमें आत्मबोध का परिचय कराती है। संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ, इनकी जो ये कविता है हमें आत्मबोध का परिचय कराती है, हम क्या हैं, है ना। हम दूसरों के बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो कैसा है, कैसे कपड़े, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानना चाहते, है ना। तो ये हमें अपने बारे में बोध कराती है ये कविता, अपने बारे में। आत्म परिचय मतलब अपने बारे में हमें जानना चाहिए, हम कौन है ना, किस उद्देश्य से दुनिया में आए हैं, हमें क्या चाहिए, संसार में क्यों आए हैं, है ना, हमारी पहचान क्या है, हम लोग वास्तव में क्या है, ठीक है ना। ये कविता इस बारे में हमें सोचने पे मजबूर करती है ना। और हमें कैसा रहना चाहिए, कभी बताना चाहता है हमें दुख और सुख में दोनों रूप से समान रहना चाहिए। हमें टेंशन, जैसे हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मानसिकता हमारी खराब होने लगती है, हम दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहे। हमको एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए, किसी के भी प्रति हमें घृणा नहीं। सुख आए तो अच्छा है, दुख आए तो बुरा है ना। और लेकिन हमें दोनों में क्या है, एक दृष्टि रखनी है, हमें एक जैसा रहना है, ठीक है ना। और कवि स्नेह सुरा का पान मतलब अपनी मस्ती का गान करता हुआ चलता है, यानी कि अपने जीवन को कैसे जीता है, वो एक आनंद के साथ जीता है। हालांकि उसके ऊपर कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, बोझ के तले वो दबा हुआ भी है, लेकिन फिर भी वो दुखी, उदास और निराश नहीं होता, है ना। ठीक है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है उसके लिए ये संसार कैसा हो जाता है, मस्ती से भरा हुआ हो जाता है। हम अपनी असलियत को नहीं जानना चाहते, ठीक है, हम कौन हैं, क्या है संसार में। मैंने बताया ना अभी किस लिए आए हैं, हमारी पहचान क्या है, ठीक है। और जिस दिन हमारा स्वयं से हमारा परिचय हो जाता है, हम क्या हैं, हमें इस सच्चाई को हम जान जाते हैं, तो हम फिर दुखी नहीं होते। हम कुछ समय के लिए इस धरती पे आए हैं बच्चों, कुछ टाइम हमने इस धरती पे बिताना है, हमेशा परमानेंट के लिए नहीं आए हैं। कुछ टाइम हमने यहाँ बिताना है, उसके बाद हमने वापस चले जाना है। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, या किसी भी बड़े कुछ भी हो, कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, हमें कुछ टाइम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और अपना कार्य करके हमें फिर वापस जाना है ना। ऐसी भावना के साथ हमें अपना हर कार्य करना चाहिए। ये नहीं किसी से चिढ़ने में, किसी से ईर्ष्या में, द्वेष में अपना पूरा के पूरा अपनी मानसिक स्थिति खराब, वो हमारे लिए खराब है। हमारा दिन भर उसी में दिमाग लगा रहेगा, है, ठीक है। तो अभी आपका क्या काम है, पढ़ने का काम है, ठीक है। आशा करती हूँ आप खूब अच्छे से मेहनत करोगे